हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज के सेशन के अंदर हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर को स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट करने वाले हैं अगले 30 से 40 मिनट के अंदर। तो अगले 30-40 मिनट के अंदर हम डिटर्मिनेंट्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे के सारे सब टॉपिक्स आज के सेशन के अंदर कवर करेंगे। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं कुछ सवाल भी ले लूं, आपके लिए सवाल लेके आया हूं। अगर समय बचता है तो मैं कुछ क्वेश्चंस भी उसके ऊपर लेने वाला हूं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के डिटर्मिनेंट जो आपको पता होने चाहिए वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, क्योंकि समय हमारे पास कम है और हम चाहते हैं कि इस समय में, इस 30-40 मिनट में पूरा चैप्टर हम लोग रिवाइज कर लें, ताकि जब आखिरी के मोमेंट्स पे आपको रिवीजन की जरूरत पड़े तो आप आराम से यहाँ पे आके पूरा सेशन देख के पूरा चैप्टर को रिवाइज कर सके। तो डिटर्मिनेंट्स एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस पास में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस देखे जाए तो क्वेश्चंस भी इस चैप्टर के अंदर लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके अंदर कई सारे सवाल आपको एनसीईआरटी के अंदर ही मिल जाते हैं। कई सारे स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेंगे, और कुछ आप मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेंगे, तो डिटर्मिनेंट चैप्टर के ऊपर बढ़िया कमांड बन जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भैया, डिटर्मिनेंट होता क्या है? Determinant is the special value that is assigned only and only to a square matrices. Matrices क्या होती है? Matrices is just the collection of numbers in rectangular format. ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी को ही एक वैल्यू असाइन करी गई है, दैट वैल्यू इज नोन एज द डिटर्मिनेंट। यहां पे जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है उसको अपन रो से डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन कॉलम से डिनोट करते हैं, ये बात पता है। कोई भी एलिमेंट अगर डिटर्मिनेंट का है तो उसको ए आई जे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक है, तो जैसे अगर ये एलिमेंट है जो कि फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, इसको A11 बोला जाएगा। ये वाला एलिमेंट है तो फर्स्ट रो का एलिमेंट, बट इसकी कॉलम दूसरी हो चुकी है। रोज हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, कॉलम वर्टिकल लाइंस होती है। तो ये सेकंड कॉलम में आ चुका है, इस एलिमेंट को अपन A12, फिर A13, फिर A14, ये सारे फर्स्ट रो के एलिमेंट है। ये वाला एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और nth कॉलम का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को अपन A1n इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर देखो ये A21 हो जाएगा, सेकंड रो में आ गया, कॉलम इसकी फर्स्ट ही है। फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, ये वाला सेकंड रो nth कॉलम का एलिमेंट, तो A2n। तो अभी जो हमारे सामने डिटर्मिनेंट दिख रखा है वो n क्रॉस n का डिटर्मिनेंट है। n रोज है, n कॉलम्स है। हमेशा ध्यान रखें, डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम रहती है। ठीक है, हमारे जो सिलेबस के अंदर डिटर्मिनेंट रहने वाले हैं वो यहां पे इन्हीं तीन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स पाए जाएंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। बस इन्हीं तीन डिटर्मिनेंट्स के साथ हमें डील करना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, 5, 6 सिलेबस के अंदर ही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 जो होगा उसके अंदर एक ही रो होगी, एक ही कॉलम होगा, बेसिकली एलिमेंट ही एक होने वाला है, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगी, है ना। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगी। जो इसके अंदर है वही राज कर रहा है इस डिटर्मिनेंट में, है ना, वही इस डिटर्मिनेंट का जयकांत शिक्र है भैया, वही राज कर रहा है, वही इसकी वैल्यू है। जैसे अगर मैं पूछूं डिटर्मिनेंट ऑफ -2, डिटर्मिनेंट ऑफ -2, तो -2 ही बताओगे। अब देखो डिटर्मिनेंट का ये सिंबल ना मॉड्यूलस से बहुत ज्यादा मैचिंग मैचिंग सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि सर ये तो मॉड्यूलस है, और मॉड्यूलस ऑफ -2 अपन +2 बता देते हैं। तो चिंता ना करिए, सवाल के अंदर दे रखा होगा कि ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है कि ये मॉड्यूलस का सिंबल है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 के ही इक्वल होगा, या फिर उसको बेहतर तरीका ये होगा लिखने का, डिटर्मिनेंट ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू -2 ओनली। जो इसके अंदर एलिमेंट है वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑर्डर 1 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना इज नॉट अ बिग डील, राइट। अगर ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है जिसके अंदर 2 रोज 2 कॉलम होगी, तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू अपन लोग निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से। So the value of this determinant is A11 into A22 minus A21 into A12. This is the determinant of order 2. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 की वैल्यू कैसे निकालते हैं जल्दी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ -3 पूछा गया है तो वो -3 हो जाएगा, है ना। अगर देखो अपने पास इस टाइप का डिटर्मिनेंट है, एक दो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स अपन ले लेते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, कि 5 इंटू 2 विच इज 10 माइनस 4 3 12। तो 10 माइनस 12 विच इज इक्वल टू -2, ये अपने पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अगर इसकी बजाय ये डिटर्मिनेंट हो 2 -3 4 एंड 5, द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट, तो 5 2 10 माइनस ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स है ना, ये डायगनल हो गया, ये ऑफ डायगनल हो गया, तो 4 इंटू -3 दैट इज -12, तो 10 माइनस ऑफ -12 विच इज इक्वल टू 22। इस तरीके से अपन इनकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं माइनर एंड कोफैक्टर, ठीक है। तो माइनर क्या होता है, माइनर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो माइनर ऑफ ए आई जे, हर एलिमेंट का एक माइनर होता है, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई एम आई जे। इस एलिमेंट के माइनर को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं, और माइनर होता क्या है, छोटू डिटरमिनेंट। कि अगर मुझे A11 का माइनर निकालना है, A11 का माइनर निकालना है, तो जिस रो में और जिस कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो। उसके बाद में 4 एलिमेंट्स बचे, इन्हीं 4 एलिमेंट्स का जो डिटरमिनेंट होगा है ना, एक छोटा सा डिटरमिनेंट बच गया 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट, ठीक है। तो इसी के डिटरमिनेंट को अपन एम आई जे बोलेंगे। तो यहां पे M11, द वैल्यू फॉर M11 इज गोइंग टू बी डिटरमिनेंट ऑफ, है ना, जिस रो एंड जिस कॉलम में है उसको डिलीट किया, डिटरमिनेंट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स A22, A33, A22, A23, A32 एंड A33, इसी के डिटरमिनेंट को है ना, दिस इज द माइनर ऑफ A11, ठीक है। तो इसको अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर कोई और एलिमेंट है, जैसे A32 का मुझे माइनर निकालना है, तो ये थर्ड रो में है, डिलीट कर दिया, सेकंड कॉलम में है, डिलीट कर दिया, बाकी बचे 4 एलिमेंट्स। तो M32 को अपन लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A11, A13, A11, A13, A21, A21, A23। तो सिंपली जिस रो एंड कॉलम में है उसको हटाया, जो छोटू डिटरमिनेंट बना दैट इज द माइनर। तो ये तो 3 क्रॉस 3 के लिए है, 2 क्रॉस 2 के लिए भी माइनर होता है, कि अगर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट हो गया, जैसे कि A11, A12, A21, A22, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ठीक है। इस 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट के अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे, हर एलिमेंट का अपना एक माइनर होगा, राइट। तो अगर मैं इस एलिमेंट का माइनर पूछूं कि बताओ M11 क्या होने वाला है, तो यहां पे M11 हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट, क्योंकि जिस रो एंड कॉलम में को डिलीट किया उसके बाद में एक ही एलिमेंट बचा, विच इज डिटरमिनेंट ऑफ A22, डिटरमिनेंट ऑफ A22 विच इज इक्वल टू A22 ओनली। तो ये इसका माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 के लिए तो बहुत ही सिंपल है माइनर निकालना, है ना। तो माइनर निकालना आ गया हर एलिमेंट का। वैसे ही, ठीक है ना, द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट A इज कॉल्ड द माइनर ऑफ द एलिमेंट Aij। कोफैक्टर, माइनर का एक भाई आता है कोफैक्टर, जो कभी माइनर के इक्वल होता है, कभी माइनर का नेगेटिव होता है, पर इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो कोफैक्टर इज डिफाइंड एज Cij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू Mij। तो अगर i प्लस जे जो पावर है ना, -1 की पावर, अगर वो इवन है तो कोफैक्टर एंड माइनर की वैल्यू सेम हो गई। अगर ये पावर ऑड है तो कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर। तो दो ही सिनेरियो क्रिएट होते हैं ना, कि अगर i प्लस जे ऑड नंबर है तो Cij इज नेगेटिव ऑफ Mij। माइनर निकालना हमें आता है, पहले माइनर निकाल लो, फिर देख लो i प्लस जे कैसा नंबर है, ऑड है तो कोफैक्टर उसका नेगेटिव हो गया। अगर i प्लस जे की वैल्यू इवन नंबर है, ठीक है, देन Cij इज इक्वल टू Mij, तब कोफैक्टर और माइनर आपस में इक्वल होने वाला है। एक साइन स्कीम ध्यान रखें 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलाते ही चले गए हम लोग, ठीक है। ये क्या साइन स्कीम दर्शा रही है कि फॉर दिस एलिमेंट माइनर एंड कोफैक्टर एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि ये वाला एलिमेंट है A11, यहां पे 1 + 1 एक इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो माइनर एंड कोफैक्टर इक्वल, इसके लिए कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर बिकॉज दिस एलिमेंट इज A12, तो i प्लस जे की वैल्यू यहां पे एक ऑड नंबर आ रही है, तो इसके लिए कोफैक्टर इज नेगेटिव ऑफ माइनर, ठीक है। तो ये साइन स्कीम भी ध्यान रखेंगे तो डायरेक्टली अपन देख पाएंगे कि कोफैक्टर माइनर के इक्वल है कि कोफैक्टर माइनर का नेगेटिव है। क्लियर इतनी बात है, ठीक है। तो फॉर इजी कैलकुलेशन इन डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3, तो ऑर्डर 3 के लिए तो ध्यान रखें ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, एंड ऑर्डर 2 के लिए ध्यान रखें कि पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। दिस इज फॉर ऑर्डर 2 डिटरमिनेंट। हाँ जी, क्लियर। नाउ अगर मुझे कोफैक्टर C23 की वैल्यू चाहिए तो देख सकते हैं, पहले M23 की वैल्यू निकाल लो। M23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, सेकेंड रो में गए, ये रही सेकेंड रो, थर्ड कॉलम में गए, मतलब ये वाला एलिमेंट हो गया। तो इसी एलिमेंट का पहले माइनर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो इसका माइनर आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 2 -4, ये हमने निकाला, विच इज
-4 विच इज इक्वल टू -8। ये M23 आ गया और C23 नेगेटिव होगा इसका, तो वो +8 के इक्वल हो गया, है ना। आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल है। नाउ लेट्स मूव अहेड। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर। कोफैक्टर के टर्म्स में एक्सपेंशन कैसे करते हैं? द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कि कोई भी रो एंड कॉलम ले लिया, ठीक है, A11, A12, A13, और ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये हर ऑर्डर के डिटर्मिनेंट के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर 3 के लिए वैलिड है, ये ऑर्डर 2 के लिए भी वैलिड है, ये ऑर्डर, है ना, 4 के लिए भी वैलिड है। ठीक है, सो दिस इज वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर। तो ये अपन ने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। अगर मुझे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपैंड कर सकते हैं। देयर आर 6 वेज टू एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, क्योंकि 3 तो रो है, 3 ही कॉलम है, तो टोटल तरीके डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के 6 आने वाले हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपैंड करता हूं, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उनके खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A11 को C11 के साथ, A12 को C12 के साथ, A13 को C13 के साथ। ये जो भी वैल्यू आने वाली है फर्स्ट रो का इस एलिमेंट को अपने खुद के कोफैक्टर, है ना। तो सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। ये तो फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंशन की बात आई। आप चाहो तो सेकंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर सकते हो कि A12 को C12 से मल्टीप्लाई किया, प्लस A22 को, है ना, C22 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस A32 को C32 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। सेम वैल्यू आएगी किसी भी रो या कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, यही तो ब्यूटी है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, कि वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। ओके, तो ये तो हमने कोफैक्टर के टर्म्स में लिखा है, इसी को ही अपन लोग माइनर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि C11 और M11 तो इक्वल होंगे, ठीक है, बट C12 जो होगा वो नेगेटिव ऑफ M12 होगा, और C13 और M13 फिर से सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को माइनर के टर्म्स में, क्योंकि माइनर के साथ अपन ज्यादा कंफर्टेबल है, माइनर निकालना इजी है ना। कोफैक्टर के लिए देखना पड़ेगा कि कोफैक्टर माइनर के इक्वल है या नेगेटिव है। तो माइनर के टर्म्स में इसी को लिखोगे तो ऐसा लिखोगे A11 इंटू M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। तो यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ माइनर और कोफैक्टर, बट ये डेफिनेशन ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो ऑलवेज एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट अलोंग विद द रो और कॉलम हु हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल टू 0। सबसे ज्यादा जीरोस जिस रो एंड कॉलम में पाए जाएंगे उसके अबाउट एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगर किसी भी रो या कॉलम में हर एक एलिमेंट 0 आ रहा है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, किसी भी रो या कॉलम में अगर एवरी एलिमेंट इज 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज आल्सो 0, क्योंकि उसके अबाउट एक्सपेंड करके देख लो, दिख जाएगा आपको, है ना। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी इस केस में। अब एक और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। अगर किसी रो के एलिमेंट को खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगा, बट अगर किसी रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर मैं सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो वैल्यू 0 आने वाली है, या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करूं तो वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। दैट डज नॉट गिव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं दे रहा होगा। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो यहां पे एक सवाल देखो, A11 इंटू C21 प्लस A12 इंटू C22 प्लस A13 इंटू C23। A11, A12, A13 फर्स्ट रो के एलिमेंट से बचा पार्टे, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं कोफैक्टर ऑफ सेकंड रो, देखो C21, C22, C23 सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर है। अगर उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करूं और वैल्यू पूछूं तो डायरेक्टली बता देना क्या आएगी, 0 आएगी। और वेरीफाई करना हो तो चेक कर लेना, A12 है, C21 निकाल सकते हो, इस एलिमेंट का कोफैक्टर आप इजीली निकाल सकते हो। पहले इसका माइनर निकालो, फिर उसके माइनर का नेगेटिव उसका कोफैक्टर हो जाएगा। A12 की वैल्यू 6 है और C22 की वैल्यू निकाल सकते हो इस एलिमेंट का कोफैक्टर, पहले तो इस एलिमेंट का माइनर निकाल लो। ठीक है, इसका माइनर निकल गया और इसका माइनर और कोफैक्टर तो सेम आने वाला है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करके यू कैन वेरीफाई इट ऑन योर ओन कि हाँ वैल्यू तो 0 आने वाली है, बट इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, now let's get to the properties of determinant. The value of the determinant remains unchanged if its rows and columns are interchanged। मतलब अगर ट्रांसपोज ले लिया गया, ट्रांसपोज मतलब होता है कि रोज को कॉलम बना दिया, है ना, टेढ़ा कर दिया डिटर्मिनेंट को, ऐसा समझो।
ठीक है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे यहां पे ट्रांसपोज लिया गया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दिया, देखो रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया। तो ऐसे देख सकते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में बैठी है, थर्ड रो थर्ड कॉलम में बैठी है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रांसपोजिंग करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है। ट्रांसपोजिंग को या तो डेल्टा टी या डेल्टा डैश दोनों से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इंटरचेंज्ड, कोई भी दो रो या कॉलम को हमने इंटरचेंज कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी बाई साइन। साइन बदल जाएगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू का। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 है, सपोज 8 आ रही है डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और फर्स्ट रो और सेकंड रो को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो अब उसी डिटर्मिनेंट की जो नया डिटर्मिनेंट बना है उसकी वैल्यू -8 हो जाएगी। फिर सपोज मैं एक और इंटरचेंज मार देता हूं तो फिर से वो +8 हो गई। तो नंबर ऑफ इंटरचेंजेस पे डिपेंड करता है कि कितने इंटरचेंजेस अपन ने कर रहे हैं। अगर मैंने ऑड नंबर ऑफ इंटरचेंजेस करे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी इटसेल्फ की, और अगर इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस करे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहने वाली है। जैसे अगर दो इंटरचेंज कर दिया, फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम को भी इंटरचेंज कर दिया, दो इंटरचेंजेस कर दिया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर वहीं पे मैं 3 इंटरचेंजेस कर रहा हूं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी बाई साइन। ठीक है। इसी ऑपरेशन को अपन इस तरीके से डिनोट करते हैं कि आर आई एंड आर जे को इंटरचेंज कर दिया, या फिर सी आई एंड सी जे, है ना, दिस इज कॉलम ऑपरेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ा जाए। प्रॉपर्टी 3, इफ एनी टू रोज और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल भी है, जैसे इधर देखें फर्स्ट रो थर्ड रो आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। कैसे पता सर? सेकंड रो के अबाउट एक्सपेंड करके देख लो, खुद को दिख जाएगा, है ना, कि सेकंड रो का एलिमेंट ई एफ जी को लिखा मैंने और उनको खुद के ही कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब ई का कोफैक्टर क्या होगा? माइनर निकाल लो पहले। अब ई का माइनर क्या होगा? ई का माइनर हो जाएगा बच्चा लोग, जिस रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट किया, और ये जो छोटू डिटर्मिनेंट बन रहा है बीसी माइनस बीसी, ई का माइनर 0 बन रहा है, एफ का भी माइनर इसी तरीके से 0 बन जाएगा, जी का भी माइनर इसी तरीके से 0 बन जाएगा। तो ये सबसे इजीएस्ट वे हो गया इसी चीज को ऑब्जर्व करने का कि यस द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 0। इधर भी देखा जाए तो दो रोज अगर प्रोपोर्शनल आ रही है, जैसे देखो 2 4 6, इसका रेशियो 2:3, ये भी 2:3 रेशियो में, ये भी 2:3 रेशियो में, तो सेकंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम प्रोपोर्शनल है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 आएगी। पता करना है तो थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करके देख लो। थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो 11 मल्टीप्लाइड बाई इट्स कोफैक्टर। अब 11 13 17 को उनके खुद के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 11 का कोफैक्टर निकालने से पहले इसका माइनर निकाल लो। इसका माइनर निकालने के लिए जिस रो एंड कॉलम में है उसको डिलीट किया, 9 4 जा 36, 6 6 जा 36, 36 माइनस 36 0। वैसे ही 13 का जो कोफैक्टर होगा, ठीक है, पहले माइनर निकालते हैं, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, वो भी 0 आ रहा है। वैसे ही 17 इंटू 0, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। तो अगर कोई भी दो रो या कॉलम प्रोपोर्शनल है या आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू, हाँ जी भाई साहब, 0 होगी। अब देखो प्रॉपर्टी 4, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाई सम नंबर के देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाई नंबर के। ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, या बोला जाए तो कॉमन लेने की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी देखो यहां पे कि अगर डिटर्मिनेंट को मैं किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इस नंबर को अगर आपको इस डिटर्मिनेंट के अंदर ले जाना है तो अंदर ले जाओ, बट किसी एक रो या कॉलम के ही मल्टीप्लीकेशन में ये नंबर आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी किस रो या कॉलम के मल्टीप्लीकेशन में ले जाना है। जैसे यहां पे फर्स्ट रो में ले गए, इस नंबर के को फर्स्ट रो में ले गए और फर्स्ट रो को लिख दिया के A1 के B1 के C1। ठीक है, आप चाहते तो इसी नंबर को सेकंड कॉलम में ले जाओ या थर्ड कॉलम में ले जाओ, आपकी मर्जी, बट किसी एक गली में, है ना, मतलब किसी एक रो या कॉलम में ही आप लोग ले जा सकते हो। जैसे सेकंड कॉलम में ले गया तो सेकंड कॉलम को लिख दो के B1 के B2 के B3। फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? सेम है। इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है। एक्सपेंड करके देखो, इसकी वैल्यू सेम आने वाली है। तो यही प्रॉपर्टी इधर से इधर गए तो मल्टीप्लीकेशन की है, इधर से इधर आए तो कॉमन लेने की प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है कि अगर हमें किसी नंबर को कॉमन लेना है तो किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से कॉमन लिया जा सकता है। जैसे यहां पे फर्स्ट रो से नंबर के को हमने कॉमन ले गया, यहां पे सेकंड कॉलम से नंबर के को कॉमन लेके चले गए। ठीक है, तो कॉमन लेने की प्रॉपर्टी भी हमें यहां से समझ में आ रही है ना। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी,
ठीक है, प्रॉपर्टी 5, इफ सम और ऑल, है ना, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द सेम ऑर्डर। ये तोड़ने और जोड़ने की प्रॉपर्टी है। पहले तो जोड़ना सीखो, ठीक है, जोड़ना अपन, है ना, या फिर पहले तोड़ना सीख लो, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पे अपन क्या कर सकते हैं ना, फर्स्ट रो के अबाउट इस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स में हमने ब्रेक किया है। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और सम ऑफ राइट हैंड साइड इज सेम। तो इस डिटर्मिनेंट को अपन ब्रेक कर सकते हैं अबाउट द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के अबाउट ब्रेक किया तो a1 b1 c1 को मैंने यहां पे रखा, x y z को मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है, a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड। a1 b1 c1 को इधर रख दिया, x y z को अपन ने इधर रख दिया। ध्यान से देखना यार कि सेकंड रो एंड थर्ड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकंड रो देखो a2 b2 c2 सेम यहीं पे, a3 b3 c3 सेम यहीं पे। तो सेकंड रो थर्ड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एट ए टाइम आप किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अबाउट डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हो, डिटर्मिनेंट को ब्रेक कर सकते हो। तो इधर से इधर गया तो टूटते हुए दिखाई दे रहा है, इधर से इधर आएंगे तो जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है। और जोड़ने में भी ये चीज ध्यान रखना कि जब हम डिटर्मिनेंट को जोड़ रहे हैं, दो या दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स को जब हम जोड़ रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के अबाउट ही जोड़ा जाएगा, है ना। तो बाकी दो रो या कॉलम सेम होनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो सेकंड रो एंड थर्ड रो सेम है, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स में सेकंड थर्ड रो सेम है, तो हम फर्स्ट रो के अबाउट जोड़ना अलाउड है ना, जोड़ सकते हैं फर्स्ट रो के अबाउट कि a1 में x जुड़ गया, b1 में y, c1 में z, डिटर्मिनेंट ये बन जाएगा। तो तभी डिटर्मिनेंट को जोड़ा जा सकता है जब उसकी दो रो या कॉलम सेम हो, तो उसको तीसरी रो या कॉलम के अबाउट जोड़ सकते हैं या तोड़ सकते हैं, ठीक। जैसे इधर देखें, इधर मैंने फर्स्ट कॉलम के अबाउट तोड़ा है, फर्स्ट कॉलम के अबाउट तोड़ दिया, a1 a2 a3 को इधर रख दिया, x y z को इधर रख दिया, ठीक है। या फिर इधर से इधर जाओगे तो जोड़ने की सिस्टम समझ में आ रहा है कि यहां पे सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम सेम है, तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट हमने जोड़ दिया a1 प्लस एक्स, a2 प्लस वाई, a3 प्लस जेड, ओके। तो दो से ज्यादा डिटर्मिनेंट्स में भी टूट सकता है ये, है ना, कि फर्स्ट कॉलम के अबाउट यहां पे तोड़ दो तीन डिटर्मिनेंट्स में। एक में देखो a1 a2 a3 रख दिया, दूसरे में x1 x2 x3 रख दिया, तीसरे में y1 y2 y3 रख दिया। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट को तीन डिटर्मिनेंट्स में तोड़ दिया। या फिर ऐसा समझो कि जब इन तीनों डिटर्मिनेंट्स को ऐड कर रहे हैं, तो तभी हम ऐड कर पा रहे हैं जब इसकी सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम देखो इन तीनों डिटर्मिनेंट्स में क्या है, हूबहू है। तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट तीनों डिटर्मिनेंट्स को हमने ऐड कर दिया है, ठीक, क्लियर। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं तोड़ना चाहता हूं तो ये कितने डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा। जनरली बच्चों का आंसर रहता है कि सर दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, बट ये गलत बात हो गई, क्योंकि प्रॉपर्टी समझना कि जब मैं तोड़ रहा हूं तो पर्टिकुलरली एक रो या कॉलम के अबाउट ही तोड़ पाऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर फर्स्ट रो के अबाउट तोड़ता हूं बच्चा लोग, तो दो डिटर्मिनेंट्स में ये ब्रेक होगा, है ना। फर्स्ट कॉलम के अबाउट दो डिटर्मिनेंट्स में ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर मैं सेकंड रो के अबाउट तोड़ूंगा तो दो डिटर्मिनेंट्स में और ब्रेक हो जाएगा, ये भी आगे दो टुकड़े इसके और हो गए, है ना। पहले तो फर्स्ट रो के अबाउट तोड़ा, ठीक है, एक में ए एल यू रखा, दूसरे में पी एक्स एफ रख दिया, ऐसा समझो। अभी सेकंड रो एंड थर्ड रो में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब सेकंड रो के अबाउट तोड़ूंगा तो दो डिटर्मिनेंट में ये भी ब्रेक होगा, ये दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक होगा। अभी थर्ड रो तीनों की देखो, थर्ड रो अभी भी यही है, थर्ड रो में कोई चेंजेस अभी तक हुए नहीं है। अब इसके आगे मैं इसको थर्ड रो के अबाउट डिटर्मिनेंट को ब्रेक करूं तो ये वाला दो डिटर्मिनेंट्स में, ये भी थर्ड रो के अबाउट दो डिटर्मिनेंट्स में और ब्रेक होगा, ये भी दो डिटर्मिनेंट्स में और ये भी दो डिटर्मिनेंट्स में और ब्रेक होगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक होने वाला है, ठीक है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि दिस ब्रेक्स डाउन इनटू टोटल 8 डिटर्मिनेंट्स। पहले फर्स्ट रो के अबाउट तोड़ा, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो। तो फर्स्ट रो के अबाउट तोड़ा, इसने दो अंडे दे दिए, है ना, दो बच्चे दे दिए, फिर इसके आगे दो, फिर इसके आगे दो, तो फाइनली टोटल ये 8 डिटर्मिनेंट्स के अंदर टूटने वाला है, ठीक, क्लियर। यहीं पे ही इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं समीशन फॉर्मेट वाले, वो तो तोड़ना वाला सीख लिया, अब जोड़ना वाला भी सीखो। कि अगर हम जोड़ रहे हैं, समीशन लगा है आर पे, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, समीशन डी आर की वैल्यू 0 हमें प्रूव करनी है। तो देखो आर कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम के अंदर है, मतलब चेंजेस सिर्फ फर्स्ट कॉलम के अंदर हो रहे हैं। सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में आर का नामो निशान नहीं है ना। आर अगर यहां पे हो जाता तो क्वेश्चन ही फिर वैलिड नहीं होता, ये क्वेश्चन ही अपन नहीं कर पाते, फिर ये जोड़ ही नहीं पाते। क्योंकि अगर अपन जोड़ पा रहे हैं तो किसी एक कॉलम या रो के अबाउट जोड़ पा रहे हैं, तो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पे देखो एन डिटर्मिनेंट्स को जोड़ा जा रहा है ना, आर इज इक्वल टू 1 से एन तक एन डिटर्मिनेंट्स को जोड़ा जा रहा है, समीशन लगा है, तो फर्स्ट कॉलम के अबाउट ऐड कर दीजिए। तो समीशन डी आर, ठीक है, आर इज इक्वल टू 0 टिल आर इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू, इस समीशन को अपन फर्स्ट रो में लेके चले जाएंगे, तो समीशन ऑफ आर, समीशन ऑफ 2r - 1
समीशन ऑफ 3r-2 ऐसा बन जाएगा। सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वही एक्स वाई जेड, ये वही n इंटू एन प्लस वन बाई टू एन स्क्वायर n इंटू 3n-1/2। ठीक, क्लियर। समीशन अंदर लेके बेसिकली फर्स्ट कॉलम के अबाउट ऐड कर रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो समीशन अपन फर्स्ट कॉलम में ले जाए तो इंपॉर्टेंट बात यही है। इस सारी बात का सार इतना सा है कि अगर समीशन है तो समीशन अपन किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर रो में ले जा सकते हैं। वो समीशन किसके ऊपर है, इस पे डिपेंड करता है कि अपन किस रो या कॉलम में लेके जाए। जैसे समीशन आर में है और आर हमें फर्स्ट कॉलम में दिखाई दे रहा है, तो इस समीशन को अपन फर्स्ट कॉलम में ले गए, बस इतनी सी बात है। ओके, समीशन लगा दिया हमने कहां से कहां तक, आर इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। तो समीशन ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n, इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अब ये आगे का सवाल पूरा ना सीक्वेंस एंड सीरीज का सवाल बन गया। समीशन 2r-1, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, 2 टाइम्स समीशन आर माइनस समीशन ऑफ 1, आर इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, तो 2 टाइम्स समीशन ऑफ आर, आर इज इक्वल टू 1 टू n, इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू एन प्लस वन बाई टू, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज n इंटू एन प्लस वन बाई टू। इधर अपन 1 ऐड कर रहे हैं n टाइम्स, तो 1 को अगर n बार जोड़ा गया तो उसकी वैल्यू n आ जाएगी, है ना। एक एक रुपए सपोज आपको n बार दे दे तो आपके पास n रुपए हो जाएंगे। तो ये वैल्यू आ रही है 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, n स्क्वायर प्लस n माइनस n, मतलब इसकी वैल्यू n स्क्वायर आ गई, तो इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास n स्क्वायर। वैसे ही ये मैं चाहता हूं कि आप खुद से कैलकुलेट करो और इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू 3n-1/2। तो जब समीशन लगाया तो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड कॉलम सेम आ गई, और ये दोनों सेम आते ही डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या, 0 हो जाएगी, क्योंकि दो कॉलम सेम है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। नाउ प्रॉपर्टी 6, this property says that the value of determinant is not altered, not changed by adding or subtracting the multiple of any row or column in any other row or column। मतलब इस टाइप के ऑपरेशन लगा सकते हैं कि जैसे रो वन के अंदर किसी और रो को ऐड कर दूं, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी और रो को मैं बार बार ऐड कर दूं, मतलब उसके मल्टीपल्स अगर मैं ऐड कर दूं, है ना, जैसे 3 टाइम्स रो टू, है ना, रो टू को 3 से मल्टीप्लाई करके, मतलब रो टू को 3 बार ऐड कर दिया रो वन के अंदर। और सब्ट्रैक्ट भी अगर मैं करना चाहूं, जैसे इसमें से रू थ्री को सब्ट्रैक्ट करना चाहे, जैसे 4 टाइम्स रू थ्री, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय अप्लाइंग दिस ऑपरेशन। ठीक है, बट अगर आप इस तरीके से ऑपरेशन लगा देते हो, जैसे R1 को 3 टाइम्स R1 प्लस 2 टाइम्स R2 माइनस 5 टाइम्स R3, ये कर दिया, अब डिटरमिनेंट की वैल्यू पे फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपने रोवन में अगर ऑपरेशन लगा रहे हो तो रोवन को ही आपने किसी से मल्टीप्लाई कर दिया, रोवन को ही आपने थ्राइस कर दिया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। इन दिस सिनेरियो, है ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स थ्राइस। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स थ्राइस, है ना, ट्रिपल हो जाएगी, है ना। ठीक है, क्लियर है। तो इस टाइप के ऑपरेशंस में अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, देखिए जरा। ठीक है, जैसे एक डिटरमिनेंट है डेल्टा वन A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, एक डिटरमिनेंट है डेल्टा टू। अब डेल्टा टू क्या है, डेल्टा वन से डेल्टा टू पहुंचने के लिए हमने रोवन में रोवन को रिप्लेस किया है रोवन प्लस के टाइम्स रो थ्री। फर्स्ट रो के अंदर थर्ड रो के केथ मल्टीपल हमने ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा A1 प्लस के A3 B1 प्लस के B3 C1 प्लस के C3, है ना। तो रोवन के अंदर अगर मैं के टाइम्स रो थ्री ऐड कर देता हूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि तोड़ने वाली प्रॉपर्टी 5 याद है क्या, तोड़ दो इस डिटरमिनेंट को आगे फिर से। तो अगर मैं इसको तोड़ता हूं आगे, तो एक डिटरमिनेंट में तो A1 B1 C1 को लिख देता हूं, दूसरे में के A3 के B3 के C3 को लिख देता हूं, है ना। तो एक में तो आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2, सेकंड रो थर्ड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट रो के अबाउट अपन लोग ब्रेक कर रहे हैं। प्लस दूसरे के अंदर हमने रख दिया के A3 के B3 के C3, और वही A2 B2 C2। ये जो दूसरा वाला डिटरमिनेंट है बच्चा पार्टी, इसकी वैल्यू क्या दिखाई दे रही है आपको, इसकी वैल्यू मेरे को 0 दिखाई दे रही है, क्योंकि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो प्रोपोर्शनल हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि रो वन के अंदर अगर जैसे थर्ड रो के मैं कोई केथ मल्टीपल ऐड कर दूं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इसको अगर आप वापस तोड़ के ऑब्जर्व करोगे तो दिख रहा है इसकी वैल्यू इसी के इक्वल है, क्योंकि ये वाला डिटरमिनेंट तो 0 है ना। ठीक है, तो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट एंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज सेम। ठीक है, बट ये मत करना कि अगर रोवन के अंदर ही ऑपरेशन लगा रहे हो और रोवन को ही आपने ट्रिपल कर दिया, तब दिक्कत हो जाएगी। रोवन के अंदर किसी और रो के मल्टीपल्स ऐड कर सकते हो,
या कॉलम 2 के अंदर किसी और कॉलम के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। तो व्हाइल अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी एटलीस्ट वन रो और कॉलम मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब यह है कि एट ए टाइम आप दो रो या कॉलम से ज्यादा प्रॉपर्टी मत लगाओ, ठीक है। एक ही स्टेप में मैक्स टू मैक्स दो रोज पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो, जैसे रो 1 पे मैंने लगा दी, रो 2 पे भी लगा दी, ठीक है। फिर अगर आपको रो 3 पे ऑपरेशन लगाना है ये, तो अगले स्टेप में लगाओ। पहले रो 1 रो 2 में वो ऑपरेशन लगाने के बाद में जो डिटर्मिनेंट बन गया, अब उस डिटर्मिनेंट में अगर आप रो 3 पे ऑपरेशन लगाओगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर सपोज उसी स्टेप में आपने रो 1 रो 2 रो 3 तीनों पे एक साथ कर दिया, तो फिर कचरा फैल जाएगा, डिटर्मिनेंट बदल जाएगा ना यार फिर तो, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो ये बातें हैं कि एट ए टाइम मैक्स टू मैक्स टू रोज या कॉलम पे प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट है जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है, ठीक है। 111 एबीसी और तीसरी रो में उसके स्क्वायर, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। कैसे अपने को प्रूव करना होता है कि अगर किसी भी रो या कॉलम में वन क्रिएट हो, 3 1 हमें दिखाई दे रहे हो, तो जीरोस क्रिएट करना है। जीरोस क्रिएट करने के लिए कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दो एंड कॉलम 2 में से कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर दो। दो कॉलम्स में मैं ऑपरेशन लगा रहा हूं कि C1 इज रिप्लेस बाय C1 माइनस C2 एंड C2 इज रिप्लेस बाय C2 माइनस C3। तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा, देखो 1 में से बन गया 0, ए में से बी सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 में से बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, बी में से सी सब्ट्रैक्ट हुआ तो बी माइनस सी। हाँ जी, ठीक। कॉलम 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाए हैं हमने। अब कॉलम 1 में से ए माइनस बी को कॉमन ले जाओ, कॉलम 2 में से बी माइनस सी को कॉमन ले जाओ, तो ए माइनस बी और बी माइनस सी बाहर जाके बैठ गए, ठीक है। देखो 0 में से कुछ भी कॉमन लेके गए 0 ही रहने वाला है। ए माइनस बी में से ए माइनस बी 1 आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी कॉमन लेके जाओगे तो ए प्लस बी बचेगा। वैसे ही इसमें से बी माइनस सी कॉमन लेके गए तो 0 1 बी प्लस सी बच गया, और ये है 1 सी सी स्क्वायर। दो जीरोस क्रिएट हो गए, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे कि फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर दो। तो एक्सपेंड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाई इट्स को फैक्टर, और इसका को फैक्टर है बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, है ना। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है सी माइनस ए, हेंस ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट गाइस, ध्यान रखें। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आती है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करना है मैं बता देता हूं आपको आइडिया, कि फर्स्ट कॉलम के अंदर a को मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड के अंदर b को मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड के अंदर c को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पे abc बन जाएगा, यहां पे भी abc, यहां पे भी abc। तो फर्स्ट कॉलम में a को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी। तो ए को अगर अपन ने मल्टीप्लाई किया है इस डिटर्मिनेंट से, तो ए से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सेकंड में बी को मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा बी स्क्वायर बी क्यूब ए बी सी बन जाएगा। थर्ड के अंदर सी को मल्टीप्लाई किया है तो ये सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी बन जाएगा। तो आपने ए बी सी से मल्टीप्लाई किया है तो ए बी सी से डिवाइड भी करो, ताकि वैल्यू सेम रहे ना, वैल्यू खराब है ना, चेंज ना हो जाए। जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी कर दिया, फिर एबीसी कॉमन चला जाएगा थर्ड रो से। थर्ड रो से एबीसी को कॉमन लेके गए बाहर, है ना। तो यहाँ पे 1 1 1 क्रिएट हो गया, ठीक है। तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब पी क्यूब सी क्यूब 1 1 1। एबीसी बाहर गया तो एबीसी अपॉन एबीसी कैंसिल आउट हो गया ये, ठीक है। इसी डिटर्मिनेंट को आप अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 1 है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ध्यान रखना ये होती है कि 1 1 1 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए दो जीरोस क्रिएट करो, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था, दो जीरोस क्रिएट करो और एक्सपेंड कर दो, आपके पास यही सेम वैल्यू आ जाएगी, ठीक। नाउ when sum of elements along rows or column is same, then we prefer to add them all. When determinant has all its element one in a row or column, we prefer to create two zeros. तो इसके ऊपर तो अपन एग्जांपल देख चुके हैं कि अगर 3 1 हो तो दो जीरोस क्रिएट करना है ऑपरेशन लगा के, और फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर देना है। इसके ऊपर और स्टैंडर्ड एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर सम ऑफ एलिमेंट्स along any row or column is same, then we prefer to add them all। जैसे कि ये वाला डिटर्मिनेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है ये भी, डायरेक्टली ध्यान रखें कि ABC BCA CAB साइक्लिक डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू होती है माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है,
ठीक है। अब इसी को प्रूव करने के लिए यहां पे प्रॉपर्टी सबसे पहले ये लगाऊंगा कि रो वन के अंदर रो टू एंड रो थ्री ऐड कर दिया। ठीक है, तो रो वन के अंदर अगर रो टू रो थ्री ऐड करूंगा तो ए में बी एंड सी ऐड होके ये ए प्लस बी प्लस सी, वैसे ये भी ए प्लस बी प्लस सी, तो रो वन के सारे एलिमेंट्स ए प्लस बी प्लस सी बन गया। तो अगर रो वन के सारे एलिमेंट्स ए प्लस बी प्लस सी है, उसको कॉमन लिया तो 1 1 1 क्रिएट हो गया, यहाँ पे बी सी ए, यहाँ पे सी ए बी, फिर से देखो 3 1 क्रिएट हो गए, 2 जीरोस क्रिएट करना है और डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर देना है, तो यही अपने पास सेम वैल्यू आ जाएगी। इसी को याद करने का एक और तरीका है बच्चा लोग कि 3abc या फिर नेगेटिव ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इस फॉर्मेट में भी ध्यान रखें क्योंकि एक ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मेट में इसकी वैल्यू याद रहनी चाहिए। ओके, अब बाकी के सवाल मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूं क्योंकि समय है ना थोड़ा कम बचा है, अभी कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं। Some determinants are such that there is a factor common between the elements of the ith row and ith column, not necessary at their junction. In such problems, common factor are taken out row wise and re-entered column wise. इस टाइप के सवालों में जैसे ये सवाल हो गया, ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में ए बी ए सी, यहाँ पे भी ए बी ए सी, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम में भी कॉमन फैक्टर है। तो इस टाइप की डिटर्मिनेंट के अंदर जो अप्रोच रहती है हमारी वो क्या रहती है कि रो वाइज कॉमन ले लिया। जैसे मैंने फर्स्ट रो से ए को कॉमन निकाला, फर्स्ट रो से ए को कॉमन निकाल लेता हूं, सेकंड रो से बी को कॉमन निकाल लेता हूं, थर्ड रो से सी को कॉमन निकाल लेता हूं। तो फर्स्ट रो में बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स बाई ए, यहां पे बी, यहां पे सी बच गया। सेकंड रो से बी को कॉमन लेता हूं तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर प्लस एक्स बाई बी एंड यहां पे ये सी बच गया। थर्ड रो से अगर मैं सी को कॉमन ले जा रहा हूं तो ये ए बी एंड ये सी स्क्वायर प्लस एक्स बाई सी बन जाएगा। ठीक है, अब इसी को वापस री एंटर कर दो कॉलम वाइज, रो से कॉमन लिया है तो कॉलम में वापस मल्टीप्लाई कर दो कि ए को मैंने वापस भेजा, अब किस में भेज रहा हूं, कॉलम वन के अंदर भेज रहा हूं। तो ए को अगर कॉलम वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉलम वन बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। बी को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो बी स्क्वायर प्लस एक्स, बी स्क्वायर। सी को कॉलम थ्री से मल्टीप्लाई किया तो सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस एक्स। ये अपने पास डिटरमिनेंट बन गया। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना बहुत ज्यादा इजी है ना, कि कॉलम के अबाउट या रो के अबाउट ऐड कर दो, कि फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम ऐड करोगे तो हर एलिमेंट फर्स्ट कॉलम का बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एक्स, दिख रहा है अपने को, उसको कॉमन ले लेंगे तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 क्रिएट हो गया, फिर वही जीरोस क्रिएट करके इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इजीली हम लोग इसके आगे निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी 7, फैक्टर थ्योरम। If by putting x is equal to a, the value of determinant becomes 0, then x minus a is a factor of that determinant. Maximum and minimum values of determinant, ये वाला टॉपिक भी डायरेक्टली ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा दे रखा हो कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो इनमें से चूज करना है, इन नंबर्स में से, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। ये ट्रिक है विच ओनली वर्क्स फॉर ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट। ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट के लिए ट्रिक है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हैपन व्हेन डायगोनल एलिमेंट डायगोनल के अंदर मिनिमम नंबर रख दो एंड ऑफ डायगोनल के अंदर मैक्सिमम नंबर रख दो। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कब अकर करेगी कि जब डायगोनल में मिनिमम एंड ऑफ डायगोनल में मैक्सिमम रख दो, और मिनिमम वैल्यू कब अकर करेगी, दैट इज नेगेटिव ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल इस तरीके से, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो मैक्सिमम कब आएगी, हमें जो डिटरमिनेंट है 3 क्रॉस 3 का इन्हीं 3 नंबर से बनाना है 1 2 3। तो मैक्सिमम तब आएगा जब इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है, कौन सा सबसे छोटा नंबर है, 1, तो 1 को हम लोग रखेंगे डायगोनल में, और जो सबसे बड़ा नंबर है विच इज 3 उसको बाकी हर जगह पटक देंगे। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट कर सकते हो, और मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो नेगेटिव ऑफ दिस, इसी का नेगेटिव इज गोइंग टू बी द मिनिमम वैल्यू। ठीक, क्लियर है नाउ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये ध्यान रखना, इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को डायरेक्टली हमें याद होनी चाहिए। ओके, ये भी डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें डायरेक्टली पता होनी चाहिए बच्चा पार्टी। नाउ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने के 4 तरीके होते हैं कि रो इंटू रो, रो इंटू कॉलम, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू कॉलम, इन 4 तरीके से डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रो इंटू रो से कर रहे हैं तो सबसे पहले पहली रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे, है ना, a1 इंटू x1 प्लस b1 इंटू x2 प्लस c1 इंटू x3। ये आपके सामने रो इंटू रो मेथड दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो का दूसरा एलिमेंट मिलेगा, फिर फर्स्ट रो को तीसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट रो का तीसरा एलिमेंट मिलेगा।
तो इस तरीके से हमने फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स निकाले। फिर यही सेम प्रोसेस हमें सेकंड रो के साथ रिपीट करना है कि सेकंड रो इनटू फर्स्ट रो, सेकंड रो का पहला एलिमेंट, सेकंड रो इनटू सेकंड रो, सेकंड रो का दूसरा एलिमेंट, सेकंड रो इनटू थर्ड रो, सेकंड रो का तीसरा एलिमेंट। फिर यही प्रोसेस हमें थर्ड रो के साथ रिपीट करना है। तो ये रो इनटू रो मेथड हो गया। इसी तरीके से रो इनटू कॉलम मेथड होता है। जनरली अपन रो इनटू रो या रो इनटू कॉलम मेथड ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो मेजरली तोड़ने वाले आते हैं, है ना। जैसे ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, 2017 मेंस में पूछा गया सवाल है। ये जरूर आप ट्राई करें, इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी। ठीक है, नाउ सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। ठीक है, अगर ए आई जे एंड ए जे आई की वैल्यू सेम है तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट को अपन सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मतलब डायगोनल के अबाउट, जो ये मेन डायगोनल है इसके अबाउट सिमेट्रिक हो डिटर्मिनेंट। स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की इंपॉर्टेंट बात यह है कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं। सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जरूरी नहीं है, बट स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट के अंदर तो डायगोनल एलिमेंट्स पक्का पक्का जीरो होने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो एलिमेंट्स रहेंगे वो एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे। ए आई जे इज नेगेटिव ऑफ ए जे आई, है ना। देखो A12 A21 एक दूसरे के नेगेटिव, A13 A31 एक दूसरे के नेगेटिव, तो Aij इज नेगेटिव ऑफ AJI फॉर दिस वन। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट जब हम डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दे तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट को कोफैक्टर डिटर्मिनेंट कहते हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि डेल्टा कोफैक्टर इज इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1, वेर n इज द ऑर्डर। कि ऑर्डर 3 है, अगर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो डेल्टा कोफैक्टर की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होगी। कि उन्हीं एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से रिप्लेस करके जो डिटर्मिनेंट बनाया जा रहा है उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा स्क्वायर के इक्वल होती है। अगर n की वैल्यू मैं 2 रखता हूं तो डेल्टा कोफैक्टर डेल्टा के ही इक्वल आ जाती है। ये हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसके प्रूफ्स भी आगे बताए हैं, बट यहां पे है ना इतना समय नहीं है कि हम इनके प्रूफ्स भी डिस्कस कर पाए। ठीक है, अब फाइनल टॉपिक पे आते हैं विच इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद क्रैमर्स रूल। ठीक है, तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल x एंड y, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल x y एंड z। तो क्रैमर्स रूल क्या बोलता है? ठीक है, तो इट इज अ रूल टू सॉल्व एंड फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे सामने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दे रखी है। ठीक है, यूजिंग क्रैमर्स रूल यहां पे जो वेरिएबल x y एंड z है उसकी वैल्यूज बताई गई है। वेरिएबल x किसके इक्वल होगा? dx बाई डी, y किसके इक्वल? dy बाई डी, z किसके इक्वल? dz बाई डी। जहां पे ये d क्या है सबसे पहले तो ये समझना, d इज द डिटर्मिनेंट फॉर्म्ड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ x y z। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 को यहां पे रख देंगे तो ये जो डिटर्मिनेंट बनेगा, है ना, दिस डिटर्मिनेंट इज d बच्चा पार्टी। ठीक है, अगर मैं dx के बारे में बात करूं तो dx इज अ डिटर्मिनेंट विच इज फाउंड बाय रिप्लेसिंग द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मैं कोफिशिएंट ऑफ x को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर दूं, है ना, d1 d2 d3 जो कांस्टेंट टर्म है उससे रिप्लेस कर दूंगा तो जो डिटर्मिनेंट बनेगा दैट डिटर्मिनेंट इज dx। तो d1 d2 d3 से, ठीक है, फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर दिया, बाकी सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम में कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, वैसे dy जो डिटर्मिनेंट होगा उसके लिए जब हम सेकंड कॉलम मतलब कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2 b3 को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस कर रहे हैं d1 d2 d3 के साथ में। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में a1 a2 a3 ही, थर्ड कॉलम में c1 c2 c3 ही। तो ये डिटर्मिनेंट होने वाला है, द वैल्यू फॉर दिस डिटर्मिनेंट इज dy। और dz जो डिटर्मिनेंट आएगा समझ ही गए होंगे कि अब थर्ड कॉलम में d1 d2 d3 बैठेंगे। ठीक है, बाकी फर्स्ट सेकंड कॉलम a1 b1, है ना, a1 a2 a3 b1 b2 b3। ओके, तो x किसके इक्वल होगा? dx बाई डी, y किसके इक्वल होगा? dy बाई डी, z किसके इक्वल होगा? dz बाई डी। अगर d नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, तो हमें x y z की एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, एक यूनिक कोऑर्डिनेट मिलेंगे। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे व्हेन d इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर d नॉन जीरो है तो अपन यूनिक सॉल्यूशन बोलने वाले हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन। बट अगर d जीरो है एंड dx dy dz वो सब भी जीरो आ रहे हैं, d भी जीरो, dx dy dz भी जीरो, ये सारे जीरो है, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी आ जाता है नो सॉल्यूशन वाला, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, ये देखना d जीरो है एंड एनी वन ऑफ dx dy dz इज नॉन जीरो, तब हमें पक्का पक्का तो नो सॉल्यूशन मिलने ही है।
कि डी जीरो आ गया, डी जीरो आ गया, और डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई भी, है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड में से कोई भी एक नॉन जीरो आ जाता है तो हमें नो सॉल्यूशन मिलेंगे, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि एक्स किसके इक्वल, डी एक्स बाई डी के इक्वल है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी इंटू एक्स किसके इक्वल है, डी एक्स के इक्वल है। अगर बच्चा पार्टी डी तो जीरो आ गया, डी जीरो हो गया, है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई ना इसकी, लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई, और dx अगर नॉन जीरो है, ये कोई नॉन जीरो क्वांटिटी आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, राइट हैंड साइड नॉन जीरो, x बेचारा क्या कर लेगा, x कुछ नहीं कर पाएगा यहाँ पे, है ना, कोई x की हमें ऐसी वैल्यू नहीं मिलने वाली है, तो इस केस में नो सॉल्यूशन हमें पक्का मिलेंगे। बट अगर d भी जीरो है, dx dy dz ये सब भी जीरो है, तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे एक्सेप्ट वन एक्सेप्शन। वो एक्सेप्शन क्या है, ठीक है, in second case no solution arises when all the cofactors of d are zero, d के हर एक कोफैक्टर जीरो है, बेसिकली दिस इज द केस ऑफ, दिस इज द केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स, ये पैरेलल प्लेन्स का केस आता है, देखना जरा, और ये केस को अपन देखते ही पहचान सकते हैं ना, पैरेलल प्लेन्स देखो, ये 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5, है ना, एंड 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 8। ये जो तीन प्लेन्स है, अगर एक्स वाई जेड के टर्म्स में इक्वेशन है तो वो एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड सेम हो या प्रोपोर्शनल हो, जैसे यहाँ पे देखो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 सेम है या प्रोपोर्शनल है, तो इस केस में ये प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेंगे, और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट है तो ये पैरेलल प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और पैरेलल प्लेन्स का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, तो इस केस में डायरेक्टली, है ना, कोई अपने को डी डी एक्स डी वाई डी जेड कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोलेंगे नो सॉल्यूशन, डायरेक्ट बोलेंगे नो सॉल्यूशन, बिकॉज पैरेलल प्लेन्स का केस। और अगर हम चेक करें कि सर इसका डी क्या आ रहा है, तो इसका डी भी जीरो आ रहा होगा, इसका डी एक्स भी जीरो आ रहा होगा, इसका डी वाई डी जेड सब जीरो आ रहा होगा, बट फिर भी नो सॉल्यूशन, ठीक है। जनरली तो ये होता है कि अगर डी डी एक्स डी वाई डी जेड सब जीरो आ जाए, डी डी एक्स डी वाई डी जेड सब जीरो आ जाए, तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने चाहिए, बट पैरेलल प्लेन्स का केस के अंदर सब जीरो आता है, फिर भी हमें नो सॉल्यूशन मिलता है। क्यों? क्योंकि इसके डी के कोफैक्टर्स, हर एक कोफैक्टर जीरो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं दिस इज द केस ऑफ पैरेलल प्लेन्स। तो पैरेलल प्लेन्स के केस में हमें कुछ चेक नहीं करना होता, डायरेक्ट आंसर देना होता है, बस सिंपल सी बात, ठीक है। A system of equation has unique solution then it is known as, है ना, यूनिक या मैनी सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट बोला जाता है, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। फिर अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला जाए तो उसके अंदर d1 d2 d3 तीनों कांस्टेंट टर्म्स जो होगी वो जीरो होगी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, है ना, d1 d2 d3 आर जीरो। तो इसलिए dx dy dz सब ऑलरेडी जीरो हो चुका है ना, क्योंकि dx में कोफिशिएंट ऑफ x को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, dy में कोफिशिएंट ऑफ y को कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, और कांस्टेंट जीरो है ही। तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म जीरो आ रही है, उसके लिए dx dy dz ऑलरेडी जीरो है ही। तो सब कुछ d पे डिपेंड करता है कि d कैसा है। d इज द डिटरमिनेंट फाउंड बाय कोफिशिएंट ऑफ x y z। अगर d जीरो आ जाता है, यहां पे दो ही केसेस बनते हैं बच्चा पार्टी, कि अगर d नॉन जीरो आ रहा है तब तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, x y z तीनों की वैल्यू 0 0 0 मिलेंगी, मतलब इसको अपन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस सॉल्यूशन, कि ऑब्वियसली origin is a solution of these three system of equation, these three are the planes, ये तीनों जो है वो planes passing through origin है, क्योंकि 0, 0, 0 इसको satisfy कर रहा है। तो अगर d नॉन जीरो आ गया तब तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर d जीरो आ जाता है इस केस में तो हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलने वाला है, और है ना, सॉल्यूशन एक्सेप्ट 0, 0, 0 आर कॉल्ड एज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो दो केसेस बनते हैं, एक तो यूनिक ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, वो कब आता है जब d नॉन जीरो हो, यूनिक सॉल्यूशन तब आता है जब d नॉन जीरो हो, और अगर d जीरो आ जाएगा तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे। यहां पे हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी देखने को मिलेंगे, मतलब ओरिजिन के अलावा भी हमें और कई सारे सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। ठीक, क्लियर इतनी बात है? तो इसी के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए, कि हमें बताना है द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितने सॉल्यूशन है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले आप इसका d चेक करिए, d की वैल्यू क्या आ रही है, ओके। तो इसी के साथ बच्चा पार्टी आज का सेशन समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया था, बट इन क्वेश्चंस को करेंगे तो सेशन थोड़ा और लंबा चला जाएगा, हमें 40 मिनट के अंदर इस सेशन को खत्म करना था, ठीक है।
तो इंपॉर्टेंट सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है, ग्रामर्स रूल भी देख लिया है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो बहुत ईजी हो रहा होगा, बट अगर आपने ऑलरेडी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर को डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। एक बार आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लोगे, उसके बाद में ये रिवीजन के लिए बहुत ही सही सेशन रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।